है उसका रेफरेंस लेते हुए हम लोग फिर आगे देखेंगे कि प्रकृतिवाद के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य क्या-क्या है। ठीक, तो जो हमने तुम्हें सिद्धांत बताए, कुछ उसमें से तुम लोग बताओ तो फिर हम आगे बढ़े। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों में से जिसको जो भी याद आता हो वो एक-एक करके बताओ आप लोग। जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या हुआ? कुछ भी याद नहीं आ रहा क्या? मैम ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। प्रकृति संपूर्ण तत्व है। इस संसार का मतलब इसमें भी यही बताया था कि ब्रह्मांड कर्ता मतलब कि कारण स्वयं प्रकृति ही है, मतलब जो भी है सब प्रकृति है मैम। और पदार्थ के संयोग से संसार की रचना होती है। ठीक है, तुम्हारा हो गया, रुक जाओ अब तुम, अब कोई और बताएगा। और बच्चे बताओ बेटा, शुरुआत तो हो गई कि ब्रह्मांड बना है, प्रकृति बना है। मैम इसमें पदार्थ को सत्य माना गया है। जो 5 पदार्थ है वही सत्य है। और उनके अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य ही मतलब मृत्यु ही है, और हमें मतलब मिट्टी में ही मिल जाना है, तो हमारा अंतिम देह मिट्टी होना चाहिए। नहीं मैम इसमें बताया है कि सुखपूर्वक जीवन जीना, ठीक है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये है इसमें प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। यहाँ पर मोक्ष की अवधारणा नहीं है, वो आदर्शवाद में, प्रकृतिवाद में नहीं है ये। और कौन आंसर कर रहा था? मैम प्रकृति के नियम के अनुसार ही जीवन जीना। हाँ हाँ, प्रकृति के अकॉर्डेंस में रह करके। देखो इसको ऐसे समझो जैसे मनुष्य ने विकास, जो सो कॉल्ड सभ्यता है, अब सभ्यता के चलते हमारा जो लाइफस्टाइल है वो क्या हुआ, वो बिल्कुल से नेचर से अलग हो गया। जैसे जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी वजह से हम लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह क्या होता है, सुबह हम लोग देर तक सोते हैं। जबकि नेचर के अकॉर्डिंग में क्या होगा, अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे अन्य जीव जंतुओं की है। जो रात्रिचर नहीं है उनको छोड़ करके अधिकांश का क्या है, मॉर्निंग में जब सन राइज होता है तब उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और सनसेट के साथ दे गो टू रेस्ट। और तुम अगर मेडिकल साइंस में भी देखो तो अधिकांश जो डॉक्टर है वो यही कहते हैं कि बेड पर जाने से पहले 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए आप और जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है, पढ़ना है, किसी को करियर बनाना है, किसी को जॉब करना है, किसी को कुछ करना है, व्हाटएवर द रीजन इज, जो हमारी लाइफ साइकिल है वो नेचर के अकॉर्डेंस में उतनी ज्यादा नहीं रह पाती है। और दूसरे भागम भाग की लाइफ में यू डोंट हैव द टाइम टू, आप मून को देखें, आप सन को देखें, आप स्टार्स को देखें, आप हवा अगर अच्छी चल रही है तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते, अगर बारिश हो रही है तो आप एंजॉय नहीं कर पाते। होता क्या है, हमें यहाँ जाना था, बारिश हो रही है, हम नहीं जा पा रहे, तो बारिश इज अ प्रॉब्लम रादर देन आप उसको एंजॉय करें, है ना। तो नेचर से धीरे धीरे करके हमारा जुड़ाव जो है वो कम होता जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो वही चीज़ था कि नेचर के अकॉर्डेंस में जीवन जिए, जिससे कि हम कम से कम डिस्टर्बेंस के साथ अपनी लाइफ को सुखपूर्वक जी सके। अच्छा, एक और चीज़ है, विकास यात्रा में मनुष्य अपनी प्रकृति से बिल्कुल दूर चला जाता है। जब छोटे रहते हैं तो खुशी भी महसूस होती है, कोई चीज़ मिल गई तो खुशी फील होती है, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को इकट्ठा करते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ मिल जाए खुशी हमें महसूस होना धीरे धीरे करके कम हो जाता है कि कुछ मिला तो हम खुश हुए, नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे ज़्यादा चाहिए, हमें उससे और ज़्यादा चाहिए। तो इस क्रम में क्या होता है कि हँसना, गुनगुनाना, मुस्कुराना, व्यक्ति दूसरे को देख कर के दुखी है, अब दुखी है तो फिर कैसे मुस्कुराएगा? नहीं मुस्कुरा सकता वो, उसको परेशानी रहती है हर समय। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप जो कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर करिए, करने के लिए मना नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये भी सीखिए कि लाइफ जीने का बेसिक जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं कि हम कौन है।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना प्रकृतिवाद का जो मेन एम है वो है। हाँ बच्चा, और कौन बता रहा था? यस मैम। मैम इसमें ये भी है ना कि ये एक मिनट, शिवानी बोल रहे हो? नहीं मैम, शिवानी, श्वेता। हाँ श्वेता, ठीक है। श्वेता और शिवानी दोनों हैं, पहले श्वेता बोल लीजिए फिर शिवानी बोल लीजिए। चलिए। ओके मैम। मैम भौतिकवाद के समान ही है, इसे भौतिकवाद भी माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये संसार को ही सत्य मानता है, अर्थात यानी कि हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं अपनी आंखों से या अपनी इंद्रियों से, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वही सत्य माना जाता है। इसके परे जो है प्रकृतिवाद में कोई भी आत्मा परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक डेमोक्रिट्स थे, उनके अनुसार छोटे छोटे परमाणुओं के आपसी सहयोग से ही संसार का निर्माण हुआ है और मनुष्य भी उसी में आता है। मनुष्य भी उसकी जो प्रकृति है उसकी सर्वोत्तम कृति के रूप में मनुष्य को देखा गया है। ठीक है श्वेता, अब आपका हो गया। अब शिवानी बोल रही थी ना, शिवानी बताएं। हेलो। यस मैम, मैम यही टॉपिक था मेरा भी। अच्छा यही था, एक आध लाइन अगर ऐड करना हो तो कर दो। यस मैम, इसमें ये है कि प्रतिवाद संसार को एक यंत्र के समान मानता है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो बस प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलता है। और इसमें आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना ये केवल सेंस के अकॉर्डिंग उसके अस्तित्व को मतलब माना है। मतलब जस्ट लाइक ए मशीन होती है कि मशीन किस तरह से उसमें हम फ्यूल डालते हैं और वो मशीन काम करती है। तो ये इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। प्रकृतिवाद में भी कुछ शाखाएं दी गई हैं जिसमें परमाणुवाद, जो इससे पहले श्वेता ने बताया कि परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आया शक्तिवाद कि जो भी वर्ल्ड है वो एक फोर्स के साथ चल रहा है। और उसके बाद आया आपका यांत्रिक प्रकृतिवाद जिसमें एक मशीन के साथ ये कंपेयर किया गया ह्यूमन बींग्स को भी। लेकिन मशीन्स में और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंस है, वो डिफरेंस है बुद्धि का। आप मनुष्य को यंत्रवत नहीं चला सकते, ठीक है। और अगर यंत्र हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मनुष्य कहाँ रहेगा, फिर तो वो रोबोट हो जाएगा ना। जैसे कभी कभी जब तुम लोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में दिन रात लगे रहते हो, तो जितनी भी लाइफ का एंजॉयमेंट है, अगर कोई फेस्टिवल है घर में, सब खुश हैं, शादी ब्याह है, सब एंजॉय कर रहे हैं, बट एट दैट टाइम टू आपको ये ध्यान रहता है कि नहीं, मुझे इन चीजों से हट करके अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना है। और ये सब हम कब करेंगे, तब करेंगे जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बट लाइफ नेवर स्टॉप्स, एक लक्ष्य पूरा होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा होता है तीसरा आ जाता है। तो अगर आप लगातार उसमें मैकेनिकली लगे रहेंगे तो आपके अंदर के जो भाव हैं आप उनसे धीरे धीरे करके दूर होते चले जाएंगे। तो यही चीज है कि मनुष्य यंत्र नहीं हो सकता। मनुष्य हमेशा अपनी संवेदनाओं से जुड़ा होता है। कोई चीज अच्छी लगेगी मुस्कुराएगा, कभी हर्ष का भी अतिरेक हो जाएगा, आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, कभी बहुत दुख होगा तब भी वो उसको प्रकट करेगा, और प्रकट नहीं करेगा तो उसका सिर जो है वो फट जाएगा, क्योंकि वो इतने सारे इमोशंस को एक साथ नहीं संभाल सकता है। तो यंत्र से ठीक है, यंत्र के समान ही ईंधन की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन मनुष्य पूरी तरह से यंत्र नहीं हो सकता। और वो अपनी टोटली उसको यंत्र नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। वो यंत्र का निर्माण करने वाला है, वो यंत्र नहीं है। यंत्र हो जाएगा तो फिर आप उन सारी चीजों से दूर हो जाएंगे जो कि आपको मनुष्य बनाती हैं। ठीक है, आप मनुष्य क्यों हैं, क्योंकि आपके अंदर भाव है, आप उन भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रकृतिवाद में वही चीज आती है, जैसे जो हमने तुमसे अभी पहले भी कहा कि हम जिन चीजों को फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, खुश होते हैं, और धीरे धीरे करके क्या होता है कि लाइफ इतनी मैकेनिकल हो जाती है। अगर जॉब कर रहे हो तो भी, स्टूडेंट हो तो भी, जिस भी कंडीशन में हो, एक तो ये होता है कि अपने काम को आदमी एंजॉय कर रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि साल के 365 दिन आपको अगर वही काम करना हो तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, कोई चेंज ही ना हो तो आपको क्या लगेगा, फील यही होगा ना कि जैसे मशीन होती है कि सुबह उसको ऑन कर दिया, वो चल रही है, चलती चली जा रही है,
उसी तरीके से हम लोग भी है, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं हो सकते ना, हम लोग को चेंज चाहिए, हर एक को चाहिए। ठीक, तो हम लोग मैम एम्स पर इसीलिए इसमें जो वो हाँ रूसो थे, बताओ। उन्होंने प्रकृति को भौतिक एवं मानव प्रकृति के रूप में देखा है। हम्म, ठीक है। यस मैम। मानव, मानव से रिलेटेड और भौतिक जो हमारे आसपास हाँ। का एनवायरनमेंट है, ठीक है। और इसी क्रम में आगे आते हैं जब, तो वहां पर एक है रूमानी प्रकृतिवाद, ठीक है, जिसमें कि मनुष्य और उसके अच्छे गुणों को, जो उसको बहुमूल्य बनाते हैं, जो उसको सच में एक अच्छे जीवन को जीने के लिए जितनी आवश्यक गुण हैं उन सबसे युक्त करते हैं, उसको इसमें रखा गया, और जिसमें कि शिक्षित करके हम उसकी जो भी क्वालिटीज हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, तो हम अब ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों ने, और किसी बच्चे को कुछ बोलना हो तो बताओ। यस मैम, इसमें एक यांत्रिक प्रकृतिवाद है। उसी बारे में भी डिस्कशन हो रहा माने था, वो जो शिवानी ने बताया था। मैम एक बार फिर से समझाइए, यांत्रिक प्रकृतिवाद मुझे समझ में कुछ नहीं आया इसमें। अच्छा, यांत्रिक प्रकृतिवाद जो है वो ये मानता है कि दुनिया भी यंत्र के जैसे, जैसे मशीन होती है ना, कि हम मशीन को ऑन कर देते हैं, उसमें ईंधन डालते हैं, उससे फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से सारी चीजें नियमों में बंधी हुई है, ये कहा गया कि ये पूरी दुनिया भी एक यंत्र के समान है। ठीक है, तो यांत्रिक प्रकृतिवाद के अंतर्गत इस बात को कहा गया कि सब चीजें यंत्रवत चलती हैं, नियमों में बंधी हुई है, नियमों में बंधी हुई चली जा रही है, और मनुष्य भी यंत्र के समान ही कार्य करता है। लेकिन बाद में इस धारणा को ये भी इसमें इंक्लूड किया गया कि हम मनुष्य को पूरी तरह से यंत्र ही नहीं मान सकते, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। मशीन में बुद्धि नहीं होती है। अगर कंप्यूटर भी है, आप उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है, लेकिन मनुष्य किसी की प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं चलता है, वो अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ही कार्य करता है। तो कुछ चीजें तो है कि जो हमसे रिजेंबल करती हैं, कि मशीन्स के जैसे ही है, जैसे अब जो भी बॉडी के अंदर की प्रक्रियाएं हैं, हम नहीं जानते कि उनमें क्या क्या होता है। इतनी रिएक्शंस जितनी आपके शरीर के बाहर नहीं होती, उससे ज्यादा रिएक्शंस आपके शरीर के अंदर होती हैं। फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, केमिकल चेंजेस भी होते हैं। मानव का बढ़ना वो अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है। एक मनुष्य का सामान्य होना, सामान्य रूप से परिपक्व हो जाना और अपनी लाइफ को सामान्य रूप से जीना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इसमें यही आ जाता है कि वो पूरी तरह से यंत्र नहीं माना जा सकता। वो अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी जो भी वातावरण है उसको उसके साथ अनुकूलन करता है। ठीक है, समय के साथ जो भी चीजें उसको परेशानी उसके लिए क्रिएट कर रही हैं, उनको वो धीरे धीरे करके बदलता है, और उस बदलाव के साथ अपना सामंजस्य प्रकृति से बिठाने का प्रयास करता है। क्लियर हुआ कुछ यांत्रिक प्रकृतिवाद? हेलो मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। तो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर तक जो भी पढ़ा था उसके बेसिस पर ही आज का डिस्कशन हम लोगों ने किया। तो हमने उसमें तुम्हें ये बताया कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई हैं, द्रव्य से बना हुआ है पूरा हमारा प्राकृतिक संसार। द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल स्वरूप चेंज होता है। और इसी प्रकृति में इन्हीं परमाणुओं से मनुष्य की भी रचना हुई है। क्योंकि मनुष्य में सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति है, इसलिए उसको ये कहा जाता है कि वो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक, अब इस सर्वश्रेष्ठ रचना को भी प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की जरूरत पड़ती है। और अनुकूलन कैसे? जो हम लोगों के अंदर बायोलॉजी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डार्विन का सिद्धांत है कि
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। ठीक, तो मनुष्य ने भी अपने एनवायरनमेंट के साथ धीरे धीरे करके सरवाइव करने के लिए अनुकूलन किया, और इसी का सबसे ज्यादा महत्व है। आप अपनी सामान्य परिस्थितियों में भी देख लीजिए, जो व्यक्ति किसी एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाता, फिर वो धीरे धीरे करके या तो वो वहां से हट जाता है, या तो जिस काम को वो करने के लिए आया है वो उसको पूरी तरह से करने में सफल नहीं हो पाता। तो मनुष्य को अनुकूलन करने की क्षमता हमेशा ही होनी चाहिए, और प्रकृतिवाद में इसी बात को कहा गया कि प्रकृति के साथ हम जितना उसके साथ एडजस्ट करके चलेंगे उतना ही हमें कम परेशानियां होंगी। लेकिन मनुष्य ने जो उसकी बुद्धि थी उसके बल पर मनुष्य ने उसके साथ समायोजन की जगह प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब समायोजन कैसे होता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है, जैसे बाकी जीवधारी हैं उसी प्रकार से मनुष्य भी रहता और वो एनवायरनमेंट से उतना ही लेता जितनी कि उसको आवश्यकता थी। लेकिन मनुष्य ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम में धीरे धीरे करके प्रकृति से दूरी बनानी शुरू कर दी। ठीक, अब आज की डेट में देखो, विकास हमें चाहिए, सड़कें हमें चाहिए। अब सड़कें जब चाहिए और सड़कों का जब चौड़ीकरण होता है तो वो बेचारे किनारे खड़े हुए पेड़ जो जाने 50 साल से सड़क के किनारे हैं, लेकिन जब चौड़ा होगा तो रोड, तो उस समय क्या होता है, फिर उन पेड़ों को काट दिया जाता है, वो भी संख्या में 1-2 नहीं, हजारों हजार पेड़। अब वो जो पेड़ कटते हैं उनका जो इफेक्ट होगा वो तो एनवायरनमेंट पर आएगा ही आएगा, और उस एनवायरनमेंट पर जो इफेक्ट आएगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा, आप अपने घर में लाख एसी लगा लीजिए, लाख कूलर लगा लीजिए, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में ग्लोबली चेंज आएगा तो आप उस चेंज से अछूते नहीं रह सकते। तो वही है कि एडजस्टमेंट के लिए जो प्रकृतिवाद है वो इस बात को कहता है कि प्रकृति आपके लिए सब करेगी, लेकिन आप उसको सहेज करके रखिए, संजो करके रखिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाइए। मगर विकास की दौड़ में हमारे जितने वाहन हैं या जितने कारखाने हैं, सबसे जितने भी टाइप के पॉल्यूशन तुम लोग देखो, वो सबका सब अल्टीमेटली जाता कहाँ है? पानी पॉल्यूटेड होगा तब भी ह्यूमन बींग्स और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में जा रहा है। आपका खाना है, अगर उस पर केमिकल्स पड़ रहे हैं जो हार्मफुल हैं, तब भी वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जा तो हमारे शरीर में ही रहा है ना, और उसके कारण से जो भी बीमारियां हैं, फिर वो बीमारियां धीरे धीरे करके उसके एक्यूमुलेशन से वो हमारे शरीर पर टॉक्सिक प्रभाव छोड़ती हैं चीजें। तो वही एडजस्टमेंट की बात कही गई। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन अगर वो एडजस्ट करके नहीं चलेगा तो वो अपने विकास के क्रम में धीरे धीरे विकास की जगह विनाश की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके एजुकेशन वाले पार्ट की तरफ। ये तो हो गई थियरी, व्हाट इज नेचुरलिज्म, और किस तरीके से ये हमारे सोसाइटी को क्या वो करता है, अफेक्टेड करता है। ठीक है, अब जो इसका एजुकेशन का पार्ट है उसमें जो 2 बुक्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है रूसो की एमील और दूसरा है स्पेंसर की एजुकेशन। ठीक है, इनमें प्रकृतिवाद के बारे में काफी कुछ डिटेल में बताया गया है। और रूसो ने एमील, जो उसकी बुक है, उसमें एमील एक काल्पनिक पात्र है जिसको उसने एज के हिसाब से बांट करके उसकी एजुकेशन किस प्रकार की हो इसके बारे में बताया है। तो शिक्षा प्रकृतिवाद में इसी प्रकार की होनी चाहिए जिसके अनुसार कि बालक का जो विकास है वो प्रकृति के साथ अकॉर्डेंस में हो सके। और जो प्रकृतिवादी शिक्षा है उसमें सबसे पहला जो रूसो का नारा था कि प्रकृति की ओर लौटो, मतलब उसने ये कहा कि पहले हम बच्चे के नेचर को समझें, वो किस प्रकार का है। कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं,
तो हम सबको एक ही तराजू में नहीं तौल सकते हैं कि नहीं सब एक जैसे ही हम सबको एक ही चीज बताएंगे, ऐसा नहीं होता। तो बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके पढ़ाने का कार्य प्रकृतिवाद ने ही शुरू कराया, और इसमें सबसे पहली बात थी कि प्रकृति की ओर लौटो। हम प्रकृति के मूल सिद्धांतों से दूर जाकर के कभी भी विकास नहीं कर सकते। और दूसरा जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा। ठीक है, और निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ होता है ये अपने आप में नकारात्मकता लिए हुए। इसका अर्थ है कि आप बच्चे को पहले से कुछ मत बताइए। वो अगर मान लीजिए कोई एक काम करने जा रहा है, ये इसमें अनुशासन के रेफरेंस में भी आता है। मान लो कोई बच्चा है और वो कोई जलती हुई चीज है उसको छूना चाह रहा है, ठीक है, आपने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, नहीं माना, अंत में जाके छू लिया और छूने के बाद उसका हाथ जल गया। ठीक है, तो अब जलने के बाद तो उसको ये समझ में आ गया कि ये जो वस्तु है ये गर्म रहती है, इसको छूने पे हमें नुकसान होगा। अगली बार आप उससे कहेंगे जाओ छुओ, वो उस चीज को टच नहीं करेगा। तो ये है नेगेटिव एजुकेशन या निषेधात्मक शिक्षा, जिसमें कोई भी काम करने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन जब बच्चा उसको करेगा तो उसका क्या परिणाम है उसके आधार पर वो सीखेगा कि आगे उसको क्या करना है। मगर इस नेगेटिव एजुकेशन के भी कुछ एक बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। कोई अगर बच्चा है वो उतना अनुभव उसके पास नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अनुभवी है वो अगर उसको बता दे, आगाह तो कम से कम कर ही दे कि जो काम तुम कर रहे हो उसका क्या परिणाम हो सकता है। अब इसके बाद वो परिणाम जानते हुए क्या करता है ये तो उसके अपने ऊपर है, लेकिन यदि परिणाम पहले से नहीं पता रहेगा तो मानव जाति के अनुभवों का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। जो इतना ज्ञान इकट्ठा किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित हों। कहीं कहीं नेगेटिव एजुकेशन इज ओके, जहाँ पर कि आपको लगता है कि कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जहाँ पर ये महसूस हो कि अगर बच्चा पहाड़ पर चढ़ के कूदने वाला है तो कूदने के बाद तो उसके प्राण ही नहीं बचेंगे। प्राण नहीं बचने पर सीखने का सवाल कहाँ से आएगा। तो ठीक है, कुछ केसेस में ये चल भी सकता है, मान लीजिए धूप है, बिना चप्पल के बाहर जा रहा है तो उतने तक तो चलता है कि चलिए जलेगा पैर तो वापस आके चप्पल पहनेगा। लेकिन आप ये कहिए कि कहीं आग लगी हुई है उसमें जाना चाहता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको उसको रोकना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। फिलहाल नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चा जो कर रहा है उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए, जब वो करेगा गलतियां करेगा तभी वो उन गलतियों से सीख भी लेगा। ये नेगेटिव एजुकेशन में आता है। अब इसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसमें कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। तो अलग अलग जो विचारक हैं उन्होंने अलग अलग शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। अब इसमें एक तो समाज को देखा गया कि जो समाज है उसमें अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए, और दूसरे इंडिविजुअली व्यक्तिक विकास पर भी बल दिया गया और व्यक्तिक विकास पर भी बल दिया गया। जब सभी इंडिविजुअल अच्छे होंगे तो सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा जो स्पेंसर हैं उन्होंने 5 भागों में बांट करके एम्स को रखा, और प्रेजेंटेशन एक है उसको हम दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये है प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। इसमें सबसे पहला है पूर्ण जीवन की तैयारी। ठीक है, तो स्पेंसर ने ये चीज देखी, पूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी मनुष्य है उनकी लाइफ में
5 तरीके के गुणों का विकास होना चाहिए। पहला है आत्मरक्षा संबंधी गुण, दूसरा है जीविकोपार्जन संबंधी गुण, तीसरा है संतति पालन संबंधी गुण, चौथा है सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने से संबंधित गुण, और पांचवा है अवकाश के समय का सदुपयोग करना। ठीक है, तो इन पांचों पॉइंट्स में बांट करके उन्होंने जो भी एम ऑफ एजुकेशन है उनके बारे में बात कही। अब आत्मरक्षा क्यों आवश्यक है, जैसे हम लोगों ने आदर्शवाद में भी पढ़ा था, सबसे पहले शारीरिक विकास का लक्ष्य आया था। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम किसी भी तरीके से अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर है, आत्मरक्षा में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो चीज, और दूसरे जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं उनका विकास करना, और इसके लिए जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो मायने रखती है। सेकेंड है जीविकोपार्जन। अब इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ करके आप कोई एक जॉब सिक्योर करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हो, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड है संतति पालन, और संतति पालन का जो एम है, बाकी दर्शनों में आपको इसका कहीं भी रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रकृतिवादी हैं, चूंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि जो सेक्स की डिजायर है वो भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, मनुष्य की प्रकृति को हम उससे अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो इन्होंने को एजुकेशन को, सहशिक्षा को और सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा, इनका इन्होंने पालन करने की बात कही है कि यदि व्यक्ति को अपनी भावी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को सही तरीके से संभालना है तो उन्हें संतति पालन से संबंधित गुणों का भी विकास उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आता है सामाजिक और राजनीतिक क्रियाएं। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, समाज में क्या हो रहा है या फिर राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है, इसका आपको हमेशा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो मे भी कोई ऐसी घटना हो रही हो जिससे कि आपके हित प्रभावित होते हो, लेकिन आपको उसका पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनका पता होना चाहिए। और लास्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग। अब अवकाश क्या होता है? अवकाश होता है जब आपका फेस्टिवल्स होते हैं या फिर आपको जो भी शौक है, ड्राइंग का, पेंटिंग का या म्यूजिक का, गाने का, खाने का, बनाने का, जो भी व्हाटएवर यू लाइक, तो आप अपने अवकाश के समय में उस चीज को बना करके और अपने अंदर की खुशी को महसूस कर सकें, उससे रिलेटेड काम करके। कहीं ऐसा ना हो कि लगातार आप काम करते करते अवकाश में भी काम ही करते रहें और वो समय भी अपने लिए यूज न कर पाए। तो इन सभी से मिलकर के बनता है पूर्ण जीवन। आदर्श रूप में तो पूर्ण जीवन देखो किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है और जो रियलिटी है दोनों में ही डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी प्रकृतिवाद में स्पेंसर ने इन 5 गुणों के विकास की बात कही है। फिर आ जाता है जातीय गुणों का विकास। इसमें बर्नार्ड शॉ है, इन्होंने ये कहा कि मनुष्य को उनके जातीय अनुभवों से, उनके समाज में क्या क्या हो रहा है, कैसे होता है और किस प्रकार की परंपराएं हैं, संस्कृति क्या है, इन सभी का परिचय करा करके उनको विकास के मार्ग पर लगाना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो भी पहले के अनुभव हैं उनकी सुरक्षा और उनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम ये भी शिक्षा के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद व्यक्ति का व्यवस्थित विकास। ठीक है, अब जो भी मनुष्य हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, तो हर एक व्यक्ति को, जो एक आपके दार्शनिक है टीपी नन, उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का, मनुष्य का व्यक्तिक विकास हो, ये भी शिक्षा का ही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सॉरी, एक प्रेजेंटेशन
एक और स्लाइड इसमें छूट गई है, जिसके अनुसार जो भी मनुष्य का विकास है उसमें दो चीजें आ जाती हैं सबसे प्रमुख। पहला तो उसमें यह है कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति का विकास हो सके। ठीक है, व्यक्ति को हमेशा अपने जो भी उसकी शक्तियां हैं वो प्राकृतिक रूप से विकसित हो सके। ठीक है, जैसे अब प्राकृतिक शक्तियों में क्या है, हर बच्चा अलग अलग क्षमताओं के साथ इस धरती पर आता है। कोई भी बच्चा हो, कोई ऐसा होगा जो गुनगुनाएगा भी तो मधुर लगेगा, और कोई ऐसा होगा कि बहुत प्रयास करेगा तब भी नहीं गा पाएगा। दूसरा कोई ऐसा हो सकता है जो लाइन भी खींच दे तो कोई एक कलाकृति बन जाए, और वही कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रयास करके भी कोई भी ड्राइंग नहीं बना पाते हैं। कुछ लोगों का मैकेनिकल काम में दिमाग लगता है, कुछ लोगों का जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं उन चीजों में मन लगता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो हुआ उसके आधार पर आगे क्या होगा। ठीक है, तो किसी का साइंटिफिक दिमाग होता है। तो हर बच्चे की अपनी एक कुछ न कुछ इनहेरेंट पावर होती है, तो उसका विकास करना ही प्रकृतिवाद में सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है कि शिक्षा के द्वारा बालक को प्राकृतिक जीवन बिताने के लिए तैयार किया जाए और उसकी प्राकृतिक शक्तियों का विकास किया जाए, हर तरीके से किया जाए, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और साथ ही साथ सब हो जाए तो आर्थिक रूप से भी वो सक्षम बन सके। और उसके बाद नेक्स्ट इसी पर आते हैं। एक तो हुआ प्राकृतिक रूप से विकास करना, दूसरा ये हो जाता है कि हम प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। अगर हम संघर्ष करेंगे तो बट नेचुरल है कि जीतेगी प्रकृति, मनुष्य नहीं जीतेगा। जैसा कि कोरोना के फेज में तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, मनुष्य ने बहुत कुछ किया, बहुत नियंत्रण किया, लेकिन एक वायरस ने उसने क्या किया, पूरे के पूरे मनुष्य के विकास के पहियों को रोक दिया। और अभी देखो उसका सेकंड फेज चलने लगा है कि जहां तक नुकसान हुआ था और उससे आगे भी नुकसान बढ़ता जा रहा है। तो हम प्रकृति के साथ एडजस्ट करें, न कि उसके साथ हम संघर्ष की स्थिति में आए। और इसके लिए जरूरी क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये बताएं कि अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट किस प्रकार से करना है। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य की योग्यता प्रदान करना, ये भी प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये हो गए शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें स्पेंसर के अनुसार पूर्ण जीवन की बात कही गई है। बर्नार्ड शॉ जातीय गुणों के विकास की बात करते हैं। टीपी नैन कह रहे हैं कि व्यक्तिक विकास होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर सार रूप में देखें तो बालक को प्राकृतिक जीवन बिताने के लिए तैयार करना चाहिए और प्रकृति के साथ समायोजन, सामंजस्य करने के लिए उसको प्रशिक्षण देना चाहिए, शिक्षण उसका इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, ये तो होगा एम्स। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कि करिकुलम क्या हो, प्रकृतिवाद किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात करता है। ठीक है, तो प्रकृतिवाद जो है वो पाठ्यक्रम को समग्र जीवन से संबंधित करने के लिए कहता है। बड़ा ऑब्वियस है, पूर्ण जीवन, समग्र जीवन, तुम लोगों ने देखा उसमें कोई भी पहलू छूट नहीं रहा है। पैसा भी कमाना है, शरीर भी स्वस्थ रखना है, जो भावी पीढ़ी है उसका भी सही तरीके से पालन पोषण करना है। अवकाश के समय में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा करें, और उसके साथ साथ समाज और राजनीति का ज्ञान होना। तो अब इसके लिए तो हमें समग्र जीवन से संबंधित सभी विषयों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यवहारिक हो और उससे कुछ क्रिया कौशल भी हमें मिल सके, कुछ काम हम कर सके, उपयोगितावादी हो, उसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सके, और प्रकृति का अनुसरण करने वाला हो। ये सबसे मेन है। बिना प्रकृति का अनुसरण किए मतलब हम उसका प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करने में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो और साथ ही साथ रूसो ने ये कहा कि पुस्तकीय ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है और निषेधात्मक शिक्षा दो, मतलब बच्चा खुद करे और खुद सीखे।
ठीक है। तो निषेधात्मक शिक्षा में बच्चे ज्ञान को स्वयं के अनुभवों से प्राप्त करते हैं, और ये बात तो खैर सही है कि अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। कोई दूसरा जो कह करके हमें बता देता है उस चीज को हम भूल सकते हैं, लेकिन खुद अगर प्रैक्टिकल करके कोई चीज सीख रहे हैं तो उसको हम इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं। बुढ़ापे तक भी याद रहेगा कि बचपन में हमने ये गलती की थी और उसका परिणाम क्या हुआ था। लेकिन वही जैसे हमने तुम्हें एग्जाम्पल देकर के बताया कि कभी कभी स्थितियां ऐसी नहीं रहती कि व्यक्ति को छोड़ा जा सके कि वो जाए और अपना नुकसान कर ले। तो फिलहाल अब पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करना तो आसान है, लेकिन जितना कुछ भी मानव जाति ने सीखा है उसको बिना पुस्तकों के सीख पाना भी एक लाइफ में उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमें तो पुस्तकों का सहारा लेना ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा, रूसो ने जब 15th सेंचुरी में ये सारी बातें कही तो उससे पहले जो हम लोग आदर्शवाद में देख रहे थे कि पाठ्यक्रम बना दिया, ये पढ़ा नहीं है, अब वो बच्चा चाहे उसको पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे या जैसे भी है, ठीक है। लेकिन रूसो ने ये कहा कि नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, उसके हिसाब से हम उसको पढ़ाएं। तुम लोग अभी भी अपने सोसाइटी में देख सकते होगे, तुम स्टूडेंट्स की बात बता रहे हैं कि जब भी पूछा जाता है कि कौन सा कैरियर, तो अन्य ऑप्शन तो बहुत ही कम दिखते हैं। सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन में लोग सिविल के लिए ही कहते हैं, लेकिन तुम सोचो क्या हर बच्चा सिविल सर्विसेज में जा सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये दिमाग में आता कहाँ से? और किसी चीज के बारे में तो कोई सोच ही नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको कि समाज में ऊंचा मान लिया गया है। अब जिसको ऊंचा मान लिया गया है हर व्यक्ति उसी के पीछे जाता है, लेकिन सीट्स अनलिमिटेड और कैंडिडेट्स अनलिमिटेड। तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हो सकता है हम इस लक्ष्य में पूरे सफल ना हो पाए। तो जिस चीज में इंटरेस्ट है उस काम को करिए जिससे कि आप आगे उसमें अपना कैरियर बना सकें। चलिए, फिलहाल रूसो के समय में क्या माना जाता था कि जो बच्चा है वो बच्चा नहीं है, वो लघु प्रौढ़ है, मतलब प्रौढ़ ही है, बस छोटा है लेकिन है वो प्रौढ़। लेकिन तुम लोग भी बच्चे से बड़े हो रहे हो तो तुम लोग भी जानते हो कि नहीं, जब बचपना रहता है तो दिमाग की हालत दूसरी होती है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम, वही जो रूसो कहता है कि समाज में लोग धीरे धीरे करके खराब हो जाते हैं। सही बात है, खराब ही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जितनी आसानी से दूसरों से दोस्ती कर लेते हैं और जितनी आसानी से दूसरों से नाराज हो जाते हैं, बड़े लोग ऐसा नहीं कर पाते। दोस्ती करने में भी बाधा आती है, और अगर नाराज भी हैं तो अंदर अंदर खौल रहे हैं लेकिन दूसरे के सामने उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज है कि हम अपनी जो मेन प्रकृति होती है उससे दूर चले जाते हैं, दिखावटीपन बनावटीपन ज्यादा हो जाता है, और जो एक सामान्य स्थिति होती है व्यक्ति की, हम उससे दूर चले जाते हैं। मन में कुछ और चल रहा है लेकिन बाहर कुछ और प्रिटेंड करते हैं। फिलहाल रूसो के समय में जो शिक्षा थी वो ये माना जाता था कि बच्चा लघु प्रौढ़ है, लेकिन रूसो ने ये कहा कि बच्चा बच्चा है, आप उसको लघु प्रौढ़ नहीं मान सकते, वो अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है। तो एमिल में इन्होंने पाठ्यक्रम को अवस्था के अनुसार बांटा, ये नहीं कि जो आपको जी करे जब जी करे पढ़ा दीजिए, अवस्था के अनुसार बांट करके उन्होंने विषयों को तार्किक क्रम में रखा। शैशव अवस्था में शारीरिक शिक्षा और ज्ञानेंद्रिय विकास से संबंधित पाठ्यक्रम रखे, कूदना, दौड़ना, व्यायाम, कुश्ती और अन्य खेल, जिनसे कि बच्चे सीखने में भी इंटरेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ उनके जो शरीर का विकास है वो भी अच्छे से होता है। तुम लोग खुद भी जानते हो, खेलना, कूदना, दौड़ना, इन सब से हमारा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। आप पूरे समय क्लासरूम में बैठे रहिए, एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, बोझिल हो जाता है। लेकिन वही अगर बीच बीच में कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं या फिर जब छोटे थे और थोड़ी देर खेल लेते थे तो वो हमारे लिए टॉनिक का काम करता था। तो इसी तरीके से रूसो ने भी इन चीजों को रखा बाल्यावस्था के लिए, और बाद में उसने कहा कि आप भौतिक पढ़ाइए, रसायन पढ़ाइए, भूगोल पढ़ाइए, भाषा, ज्योतिष, गणित, जो भी विषय
बच्चे के रुचि के अनुसार आप पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ा दीजिए। और उसके बाद युवावस्था में संवेगों पर, इमोशंस पर नियंत्रण रखने वाले विषयों और नैतिक तथा सामाजिक विषय रखें। नैतिक विषय क्यों? क्योंकि उसका ये कहना था कि समाज जो है वो व्यक्ति को दूषित कर देता है, तो दूषित न हो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें नैतिक भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्थान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको क्रम में बांटा कि किस समय में हमें देना है, उसके लिए क्रम निर्धारित कर दिया। वही हर्बर्ट स्पेंसर का जो पूर्ण जीवन का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए उन्होंने 5 प्रकार के गुणों के विकास की बात कही। पहला, आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम। जीविकोपार्जन के लिए भाषा, गणित, भूगोल, पदार्थ विज्ञान, इन सभी को। और वंश वृद्धि और शिशु रक्षा के लिए यौन शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा महिलाओं के लिए गृह विज्ञान। ठीक है, होम साइंस, जिसमें कि जो भी कार्य किया जाए उसको किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से और सही तरीके से किया जाए। हालांकि अधिकांश लोग मानते हैं कि गृह विज्ञान की शिक्षा कोई ऐसी आवश्यक नहीं होती, लेकिन हर सब्जेक्ट को जब हम उसके बेस को समझ करके पढ़ते हैं तो हमें वो कुछ न कुछ नए डायमेंशंस की तरफ ले जाता है और हमारी जो लाइफ है वो ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाती है। इसके बाद सामाजिक राजनीतिक कार्य के लिए इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सबको पढ़ाना चाहिए। और अवकाश के सदुपयोग के लिए साहित्य, संगीत, कला, सैन्य अभ्यास, इन सबको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृतिवादी जो पाठ्यक्रम है ये काफी विविधतापूर्ण होता है। इसमें क्रिया को स्थान दिया जाता है और ये विस्तृत भी होता है। और इसमें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को रखा गया है। यहाँ किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और धार्मिक विषय को नहीं रखा गया है। इसके बाद आ जाता है प्रकृतिवाद और शिक्षक। यहाँ तुम्हें ठीक उलट मिलेगा आदर्शवाद से। आदर्शवाद में ये कहा गया कि बिना गुरु के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और प्रकृतिवादी ये कहता है, जो मुख्य प्रकृतिवादी है खास करके रूसो, उनका ये कहना है प्रकृति ही सिखाएगी, इसीलिए उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया। अब जहाँ निषेधात्मक शिक्षा है वहां तो गुरु की बात ही नहीं है, वो तो रहे या ना रहे, जो व्यक्ति जो गलती करेगा उससे सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, और खास करके उनका ये कहना था कि शिक्षक जो है वो तो दूषित समाज का ही एक अंग है। तो जब जो व्यक्ति स्वयं दूषित है वो दूसरे कम दूषित व्यक्ति को क्या सिखा सकता है, ये इनके कॉन्सेप्ट में था। लेकिन बाकी के लोग ऐसा नहीं मानते। उनका ये कहना है कि प्रकृति शिक्षित करेगी, परंतु उससे शिक्षक की जो भूमिका है वो कम नहीं होती है। शिक्षक को हमेशा ही विद्यार्थी के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, जिसमें कि जहां जहां उसकी आवश्यकता हो वहां पर वो निरीक्षण करके बच्चों को सुझाव दे और उसको बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसका ज्ञान होना चाहिए। कोई बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण होगा, वो उन बातों को जानता रहे। साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो किताबों से नहीं आती है। प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा आपको बच्चों के साथ काम करने के बाद ही आएगी। ठीक, और अगर स्टूडेंट्स कोई काम कर रहे हैं तो उससे समझाना चाहिए, जहां वो गलती कर रहे हैं वहां पर उनको आगाह करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि थोप दे कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है। हो सकता है कई बार शिक्षक भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही सही हो। और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार विद्यार्थी ही गलत हो, कहीं किसी पॉइंट पे विद्यार्थी भी सही हो सकते हैं। तो इसलिए शिक्षकों को किसी भी बात को, तथ्य को या सिद्धांत को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि आप और जो नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो नया ढूंढ सकते हैं, उन चीजों को ढूंढिए जिससे कि उन विद्यार्थियों का अधिक से अधिक विकास संभव हो सके। और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात प्रकृतिवाद में की जाती है, जहां पर किसी को कम या ज्यादा नहीं समझा जाता है। तो शिक्षक को लोकतंत्र के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए और उसको अपने क्लास में किसी भी विद्यार्थी से
भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सभी को वो एक समान रूप से ट्रीट करे। कोई विद्यार्थी उसकी नजर में अच्छा भी हो सकता है, कोई थोड़ा कम अच्छा भी हो सकता है, लेकिन किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पीछे है उसको आगे लाने का प्रयास करे, जो आगे है उसको और आगे जाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षक को शिक्षा की प्रक्रिया में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। बच्चे खुद से पढ़े, खुद से सीखें, लेकिन ये ध्यान दें कि कोई गलत कॉन्सेप्ट ना बनाए। जहां उनके कॉन्सेप्ट में कोई एक दिशा विहीनता दिखे, वहां पर उसको सही करके उनको सही डायरेक्शन में ले जाने का कार्य शिक्षक का होता है। बाकी तो आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी विद्यार्थी का पूर्ण रूपेण विकास कर देंगे। विद्यार्थी उतना ही विकास कर पाएगा जितना वो स्वयं चाहेगा। आप किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन यदि वो किताब नहीं उठाएगा तो आप उसके हिस्से की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बहुत सारे गुणों की उम्मीद की जाती है और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि वो हस्तक्षेप ज्यादा ना करे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक का यही जो स्थान है वो निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रकृतिवाद और शिक्षार्थी तथा विद्यालय किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो प्रकृतिवाद में जो शिक्षार्थी है वो ही केंद्र बिंदु है। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में भी बताया था कि केंद्र बिंदु प्रकृतिवाद ने बिल्कुल बदल दिया। पहले क्या था, सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, पर जो विद्यार्थी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो सब्जेक्ट जरूरी है उसी को पढ़ाना है। लेकिन अब क्या है कि जरूरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतिहास भी अच्छा है, भूगोल भी अच्छा है, विज्ञान भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, ड्राइंग भी अच्छी है, फैशन डिजाइनिंग भी अच्छी है, कंप्यूटर साइंसेस भी अच्छे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि पढ़ने वाला उसमें से क्या पढ़ सकता है। जो व्यक्ति पढ़ सके वह उसी फील्ड में आगे बढ़े। जितने प्रोफेशंस है दुनिया में, अब चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है या कोई और है, हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है उसी के अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जस्ट बिकॉज प्रकृतिवाद के अनुसार बालक शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। ऐसा नहीं कि पैदा हुए हैं तो हमको कुछ ना कुछ जबरदस्ती पढ़ाया जाए। जो हम पढ़ सकते हैं हमको वो पढ़ाया जाए। ठीक है, तो बालक या विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र है, जिसका विकास करने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया को बनाया गया है। अब इसमें जो विद्यार्थी है उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसके इंटरेस्ट, उसका मूल रूप से क्या वो कर सकता है, ठीक है, और योग्यता, इन सभी का ध्यान रख करके तब विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब वो कार्य करे जिसके कि वो योग्य है और जिसे वो सीखने में रुचि दिखाता है। और लास्ट इसमें आ जाता है कि विद्यालय कैसा हो। ठीक है, तो प्रकृतिवादियों में जो रूसो हैं वो तो कहते हैं विद्यालय की जरूरत ही नहीं है, पूरा जीवन ही विद्यालय। बट बाकी के जो हैं उनके हिसाब से विद्यालय आवश्यक है। और विद्यालय की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ही बच्चों को वो माहौल मिलता है जिसमें कि वो सीखने की इच्छा उनके अंदर डेवलप होती है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं हम भी उस हिसाब से आगे बढ़े, और जो कुछ भी पहले से ज्ञान प्राप्त किया गया है वो बता दिया जाता है, जिससे मनुष्य उसको रिपीट करने में नहीं लगता है, बल्कि वो उससे आगे उसमें क्या करना है उसको जोड़ने के लिए अपना प्रयास करता है। ठीक है, अब यही चीज है कि इसमें फिर से ये कहा गया कि प्रकृति के द्वारा जो टाइम टेबल है वो निर्धारित किया जाना चाहिए। और प्रकृति के अनुसार यही चीज है, जैसे सुबह सुबह क्या होता है कि जब स्कूल में हम लोग जाते हैं, आप देखेंगे अधिकांशतः साइंस के या मैथमेटिक्स के जो पीरियड्स होते हैं वो उसी समय लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। और वहीं लंच टाइम के बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके दिमाग बोझिल होने लगता है। तो उस समय हल्के सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, जैसे हिंदी है जिसमें आपको पोएम पढ़ के या कविता पढ़ के अच्छा लगे, या इंग्लिश है जिसमें आपको प्रोज पोएट्री पढ़नी होती है, या ड्राइंग है, तो उन सब को बाद में रखा जाता है। तो
इसमें कोई ऐसा कठिन और आसान का नहीं है, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में हमें ज़्यादा समझने वाला कार्य करना होता है, उनको हम पहले रखते हैं, जिससे कि जब दिमाग फ्रेश रहता है, घर में भी हम लोग पढ़ते हैं तो यही करते हैं कि जो पहले कठिन लगता है उसको उस समय पढ़ते हैं जिस समय हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम ठीक है उसको थोड़ा बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें उतना ज़्यादा, जैसे अब लॉजिक वगैरह है तो उसको करते समय दिमाग बिल्कुल अटेंटिव होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे समय में पढ़ते हैं जैसे सो के उठे, उसके बाद मूड फ्रेश है, उस समय पढ़ लिया, और बाद में जब नहीं उसको हमें उसको कर लिया, और उसके बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अपेक्षाकृत आसान लगता है तो उसको फिर हम बाद में कर लेते हैं। ठीक है। और इसके साथ हमने तुम्हें ये भी बताया कि प्रकृतिवादियों ने यौन शिक्षा और सहशिक्षा इसका समर्थन किया। अगर पाठ्यक्रम के बारे में पूछता है तो ये दो चीजें आपको मेंशन करनी होंगी, क्योंकि ये और सारे दर्शन में आपको नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये को एजुकेशन, लड़के लड़कियों को अलग करके नहीं पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना। ठीक है। क्योंकि वही वाली है जो डिस्क्रिमिनेशन कि उनमें कोई अंतर नहीं है, वो भी दोनों प्रकृति के जो स्वरूप है, जो भी प्रकृति है वो दोनों से मिलकर ही बनी होती है। तो इसके लिए कोई ये ना हो कि एलियंस के जैसे एक दूसरे से व्यवहार किया जाए। चलो, तो ये तुम लोग का आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने देख लिया एम्स ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, और करिकुलम के साथ साथ विद्यालय और विद्यार्थी। ये इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं।